Namaskar, myself Dr. S. Bundela, Professor, Faculty of Education and Methodology, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान इंडिया। Today we will discuss session topic name is position of states in India. Introduction. States are organized units which are under the government. State sovereignty is accompanied. Apart from this, any country or government unit is also called a state. Like the states of India are also called states. The state is the essential truth of the modern world. Most of the people of the world are citizens of some or the other state. For those who are not citizens of any state, it is very difficult to preserve their existence in the current world order. The word state can be used in three different ways. First, it can be considered a historical entity. Second is can be seen as a philosophical idea, is a department form of human society. And third, it can be seen as a modern phenomenon. At the ideological level, the state has been challenged by Marxism, feminism, and anarchism, etc. But no other strong unit has been discovered beyond the state. States are still relevant and compulsory parts, and it is becoming stronger day by day. A union of states idea is a sovereign, secular, democratic republic with a parliamentary system of government. The president is the constitutional head of the executive of this union. The system of government in the states exactly matches the system of the center. There are 28 states and 8 union territories in the country. Union territories are administered through an administrator appointed by the president. Demographical, history and cultural, dress, festivals, language, etc. of India vary from big to small states and union territories. Let's see in Hindi. हमने अभी जो डिस्कस किया वो इंग्लिश में कि जो भारत है उसमें राज्यों की क्या स्थिति है।
हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन, एक प्रस्तावना के रूप में कि भारत में राज्य की क्या स्थिति है, हम यहाँ शुरुआती तौर पर बात करेंगे, एक प्रस्तावना के रूप में बात करेंगे। देखिए, जो भारत है वो विश्व में संसदीय व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है, ब्रिटेन के बाद। राज्य उस संगठित इकाई को कहा जाता है जो एक शासन या सरकार के अधीन हो। राज्य जो है वो संप्रभु होते हैं। इसके अलावा किसी देश या शासकीय इकाई को भी राज्य कहा जाता है। अगर अपन इसकी उदाहरण के तौर पर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो भारत में जितने भी प्रदेश हैं उनको हम राज्य कहते हैं। किसी आधुनिक विश्व की ये आवश्यक जरूरी सच्चाई है। दुनिया के अधिकांश लोग किसी न किसी के राज्य के नागरिक हैं। मतलब कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो किसी राज्य से न जुड़ा हो। जो लोग किसी राज्य के नागरिक नहीं होते हैं उनके लिए वर्तमान विश्व व्यवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखना बड़ा कठिन उनके लिए हो सकता है। मतलब उनका किसी न किसी राज्य के साथ जुड़ा होना जरूरी है। राज्य शब्द का उपयोग 3 अलग अलग तरीकों से लिया जा सकता है। पहला, इसे एक ऐतिहासिक सत्ता माना जा सकता है। दूसरा, इसे एक दार्शनिक विचार अर्थात मानवीय समाज के स्थायी रूप के तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए, इसमें मानव रहते हैं और एक स्थायी संस्था है जो कि निरंतर काम करती रहती है। और इसके बाद जो तीसरा है, इसे एक आधुनिक परिघटना के रूप में भी देखा जा सकता है। वैचारिक स्तर पर राज्य को मार्क्सवाद, नारीवाद और अराजकतावाद आदि से चुनौती मिलती रही है, लेकिन अभी राज्य से परे किसी अन्य मजबूत इकाई की खोज नहीं हो पाई है। मतलब राज्य के समान कोई और दूसरी ऐसी सशक्त संस्था अब तक नहीं बन पाई है। इसलिए कहीं न कहीं राज्य का वजूद है और कहीं न कहीं अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज अगर हम वर्तमान समय में देखें तो राज्य की जो प्रासंगिकता है, रेलेवेंसी है, वो बनी हुई है और ये कहीं न कहीं एक अनिवार्य भाग भी है, कंपल्सरी भाग भी है। तथा राज्य के द्वारा बहुत से काम किए जाते हैं, लोक कल्याणकारी काम किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, परियोजनाएं बनाई जाती हैं और लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति की जाती है। तो कहीं न कहीं इसकी जो स्थिति है वो निरंतर मजबूत होती जा रही है, कहीं न कहीं आगे ये विकसित होता जा रहा है। राज्यों का एक संघ, भारत एक संप्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है और राष्ट्रपति इस संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि जो संविधान का जो प्रमुख है, जो प्रहरी है, वो है राष्ट्रपति। राज्यों में सरकार की प्रणाली
केंद्र की प्रणाली से बिल्कुल मेल खाती है। मतलब जो केंद्र में व्यवस्थाएं हैं वही राज्य में भी है। केंद्र में जो संसदीय व्यवस्था है जिसमें 2 कार्यपालिका, नाम मात्र की और वास्तविक, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में भी 2 प्रकार की कार्यपालिका है, रियल एंड नॉमिनल। अब देखिए जो रियल है राज्य में वो तो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, और जो नॉमिनल है, नाममात्र का है, वो राज्यपाल है, गवर्नर है। ये हमारे यहाँ भारतीय संविधान में बताया गया है। तो आगे अगर हम बात करें तो राज्यों में सरकार की प्रणाली और जो राज्य और जो केंद्र हैं दोनों की जो प्रणाली है, दोनों की जो व्यवस्था है वो सेम है, जो कि हमने अभी बात करी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत देश है उस भारत देश में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, क्योंकि अभी एक 29वें राज्य के होने के बाद एक अभी संशोधन हुआ था जिसके बाद में 28 राज्य रह गए हैं और 8 संघराज्य क्षेत्र। तो संघराज्य क्षेत्रों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक माध्यम से प्रशासित किया जाता है। मतलब एक तो जो कि आपके केंद्र के द्वारा शासित यूनियन टेरिटरीज जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वहाँ एक प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा और उन्हीं के डायरेक्शन पर राज्य में काम होते हैं। भारत में छोटे और जितने भी बड़े राज्य हैं टोटल, उन सभी राज्यों में अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग इतिहास, अलग अलग संस्कृति, वेशभूषा, त्यौहार और भाषा सभी अलग अलग है। क्योंकि कहीं छोटा राज्य है तो कहीं बड़ा राज्य है, पर उनमें कहीं समानता नहीं देखने को मिलती है। किसी राज्य का क्षेत्रफल बड़ा है तो किसी का छोटा, किसी की वेशभूषा ड्रेस अलग है तो दूसरे राज्य की अलग पाई जाएगी। तो कहीं न कहीं जो भारत के जो राज्य हैं जितने भी, उन सभी राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, समानता कहीं भी नहीं पाई जाती है। और यही कारण है कि भारत अनेक विविधताओं वाला देश कहा जाता है। इन सब के बावजूद भी जो भारत है वो एकता का प्रतीक है। भले ही राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हों, अलग अलग संसाधन हों, उनकी रुचियाँ, उनकी भाषाएं, उनके संसाधन अलग अलग हैं, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ही उन सभी राज्यों को नियंत्रित करती है और व्यवस्थित भी करती है। ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि संवर्धित सूची के अंतर्गत क्या उनको विशेष काम दे सकती है, ये केंद्र सरकार ही तय करती है। क्योंकि ये देखा जाता है कि कई बार संवर्धित सूची के अंतर्गत कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं जिन विषयों को लेकर दोनों में विवाद हो जाते हैं। तो उस स्थिति में जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा बनाए गए कानून या तय की गई व्यवस्था को ही मान्यता प्राप्त की जाती है या उनको ही माना जाता है। तो कहीं न कहीं हमने आज बात करी भारत में राज्यों की स्थिति के बारे में, तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि जो भारत में राज्य हैं वो कहीं न कहीं अनेक विविधताओं से युक्त हैं और इसके बावजूद
केंद्र सरकार उन्हें नियंत्रित और तालमेल उनके साथ में बनाए रखती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।